तो दोस्तों आज की कहानी क्राइम की दुनिया की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे तो खड़े होने ही वाले हैं। लेकिन ये कहानी आपको बेचैन कर सकती है और आपके माइंड को घुमा सकती है, क्योंकि इस कहानी में 19 साल के लड़के ने हैवानियत की और दरिंदगी की सारी हदें पार करके रख दी हैं। उसने अपने सगे माँ बाप, सगी बहन और सगी बूढ़ी दादी को मौत के घाट उतारा है। ना सिर्फ मौत के घाट उतारा है, बल्कि इतनी दर्दनाक मौत दी है कि सुनकर ना सिर्फ इंसान कांप उठे हैं बल्कि इंसानियत कांप उठी है। चलिए क्या है पूरी कहानी इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का एक जिला है मालदा। मालदा की मेन सिटी से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर एक गांव है सोले माइल। सोले माइल गांव में एक परिवार रहा करता था जिसके मुखिया का नाम है जावेद। दोस्तों, जावेद की उम्र 50 साल और इन्हीं का एक बेटा है आसिक। इसकी उम्र है 19 साल। तारीख थी 28 फरवरी साल 2021। आसिक जो है 19 साल का, वो अपने ही घर में ज्वाइन अपने लकड़ी के कारखाने में सुबह सुबह 6 बजे उठकर काम करने लगता है और जोर जोर से गाने बजाने लगता है। तभी उसकी माँ उठती हैं और जब वो गानों की आवाज़ सुनती हैं तो वह घर के दरवाजे पे खड़ी होके अपने बेटे आसिक को आवाज़ लगाने लगती हैं, क्योंकि लकड़ी का कारखाना और घर दोनों ही ज्वाइन थे। लेकिन दोस्तों, माँ आवाज लगा रही थी और आसिक सुन नहीं पा रहा था, क्योंकि गाने तेज बज रहे थे। एक राउंड, दो राउंड आवाज लगाती हैं तो आसिक सुन नहीं पाता है। तभी माँ चार पांच राउंड आवाज लगाती हैं और इन चार पांच राउंड आवाज लगाने में आसिक को गानों के बीच में ये एहसास होता है कि शायद उसकी माँ उसे आवाज लगा रही हैं। तभी वो कारखाने के गेट से बाहर निकलता है तो देखता है कि सामने माँ जो हैं घर के गेट पे खड़ी हुई आवाज लगा रही हैं। अपनी माँ को देखते ही आसिक जोर जोर से उन पे चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैंने तुमसे 50 बार कहा है कि जब मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हुआ करूं तो मुझे टोका मत करो, मुझे रोका मत करो, मुझे इंटरफेयर मत किया करो। लेकिन तुम जब देखो जब इंटरफेयर करने खड़ी हो जाती हो और मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को भंग कर देती हो। लिहाजा उसकी माँ कहती हैं कि बेटा, मैं तो ये पूछ रही थी कि इतने सवेरे सवेरे आप कारखाने में काम कर रहे हो और गाने बजा रहे हो, गानों की वजह से कोई पड़ोसी शिकायत कर सकता है। लेकिन वो अपनी माँ पे चिल्लाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आप चली जाओ यहाँ से और घर में भी सबसे कह देना कि कोई भी यहाँ ना आए। लिहाजा माँ चली जाती हैं और घर में भी सबको मना कर देती हैं। फिलहाल वह अपने काम में लग जाता है। 5 से 6 घंटे तक काम करता है और इन 5 से 6 घंटे में वह 5 लकड़ी के ताबूत बना के तैयार कर लेता है। दोस्तों, एक बंडल पन्नी का भी ला के रख लेता है। लगभग 1 डेढ़ बजे उसकी माँ फिर से आवाज़ लगाती हैं और खाना खाने को कहती हैं, क्योंकि सभी लोग घर में खाना खाने के लिए बैठे थे। तभी आसिक मोहम्मद भी आ जाता है और अपने घर में जैसे ही आता है तो वह फ्रिज में से एक बोतल निकालता है जूस की। जिस बोतल को हिलाते हुए कमरे में जाता है घर के, तो देखता है सभी लोग खाना खाने के लिए तैयार बैठे हैं। तभी वो सब लोगों से कहता है कि बोतल को जब तक फ्रिज में ही रखे देते हैं और जनाब सब लोग खाना खा के एक गिलास जूस पी लेना। फिलहाल आसिक जो है बोतल को वापस फ्रिज में रख देता है और फिर सबके साथ में खाना खाने बैठ जाता है। लिहाजा सभी लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद आसिक वहीं बैठा रहता है और फिर अपने बड़े भाई आरिफ मोहम्मद से कहता है कि फ्रिज में से बोतल निकाल लो और सब लोगों को एक एक गिलास जूस दे दो, मुझे थोड़ा देना क्योंकि मैं पी चुका हूँ। लिहाजा होता यह है कि आसिक के बताए तरीके पे चलता हुआ बड़ा भाई आरिफ मोहम्मद फ्रिज में से बोतल निकाल लाता है और 5 गिलासों में वह पलट लेता है जूस। लेकिन छठवें गिलास में जैसे ही वह जूस पलट रहा होता है तभी आसिक बोल पड़ता है और कहता है कि थोड़ा ही देना क्योंकि मैं पी चुका हूँ। उसे थोड़ा सा दे देता है। बाकी सभी सदस्य जो हैं परिवार के एक एक गिलास जूस पी लेते हैं। उसके बाद आसिक जो है जूस का गिलास उठाता है और घर में ही ज्वाइन लकड़ी के कारखाने में उठकर चला जाता है। उसके बाद पता नहीं वह जूस पीता भी है या फेंक देता है, लेकिन वह लकड़ी के कारखाने में बैठने के बाद कुछ इंग्लिश मूवी देखता रहता है
और जनाब कानों में लीड लगा लेता है। तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा बीत जाता है। उसके बाद वह वापस अपने घर में आता है तो देखता है कि जो लोग जहाँ थे वहीं बेहोश हो चुके हैं, सभी के मुँह से झाग आ रहा है। तभी वो देखता है कि ये लोग कोई भी अब विरोध करने की स्थिति में नहीं है। तभी वो सबके हाथ-पैर बाँध देता है और मुँह पर टेप लगा देता है, कोई होश में आ भी जाए तो विरोध ना कर सके और चीख-चिल्ला ना सके, इसीलिए टेप लगाता है। लिहाज़ा होता ये हैगा कि अब वह सबसे पहले अपने पिता को उठाता है और पिता से कहता है कि तुम मुझ पे बहुत चीखते थे, बहुत चिल्लाते थे। आज देखूँगा तुम्हारी अकड़ कि तुम कितना चीखोगे और कितना चिल्लाओगे। अपने पिता को उठाता है और ताबूत में जाके रखता है, जिस ताबूत में उसने पन्नी भी अच्छे से लगा रखी थी। लिहाज़ा पन्नी इसलिए लगाई थी कि जब बाद में ताबूत के अंदर पानी भरूँ तो पानी निकले ना। पिता को वो रख देता है ताबूत में, उसके बाद ऊपर से ढक्कन भी लगा देता है। ढक्कन में उसने एक छेद कर रखा था जिसमें से पानी भरता है तो उसका जो प्रोजेक्ट था वो सफल हो जाता है, पानी नहीं निकलता है, पानी हल्का-हल्का सा बस रसिया रहा था। लिहाज़ा होता ये है कि उसके बाद वह जाता है और अपनी माँ को उठाता है और माँ से कहता है कि बेहतर है तुम अब्बू के पास ही सोती रहो। उठा के लाता है, उन्हें भी ताबूत में रखता है और फिर ऊपर से ढक्कन लगाता है और कीले लगा देता है। उनके ताबूत में भी पानी भर देता है। उसके बाद जाता है अपनी बहन को उठाता है और बहन से कहता है कि तेरी शादी के लिए पिता ने 10 लाख रुपए बचा के रखे थे, तेरी शादी अब कब्र में होगी, चल। लिहाज़ा उठा के ले जाता है, इस तरीके की बातें करता हुआ और ताबूत में रख देता है और फिर ढक्कन जड़ता है, उसमें भी पानी भर देता है। उसके बाद वह आता है और जनाब अपनी दादी की लाश को उठाता है। दादी जो कि 75 साल की हो चली थी और उनका वज़न बहुत ज़्यादा था, तो ये सोचने लगता है कि आखिर इन्हें कैसे ले जाऊँ ताबूत तक। तभी ये पैर में एक रस्सी बाँधता है और अपने कंधे पे रस्सी डालते हुए खींचने लगता है, जैसे बदनीली वस्तु को खींचा जाता है और ताबूत तक ले आता है। फिर उन्हें भी ताबूत में रखता है और ढक्कन लगा देता है कीलों से। उसके बाद उनके भी ताबूत में पानी भर देता है। उसके बाद अपने भाई आसिफ मोहम्मद को उठाता है और लेके आता है ताबूत तक और ताबूत में रख देता है और फिर उसके भी ताबूत पे ढक्कन लगाता है और कीले जड़ देता है, उसमें भी पानी भर देता है। लिहाजा होता यह है कि अब ये इन्हें सबको मार देता है। लेकिन शाम के तकरीबन 7 बजे ये कुछ खा रहा था और ताबूतों की तरफ देख रहा था। फिलहाल एक ताबूत जो है उसमें से हिल रहा था और कुछ हरकत कर रहा था। तभी ये अपने घर के अंदर जाता है और पहले पिस्तौल निकाल के लाता है, क्योंकि इसके भाई का ताबूत हिल रहा था। तभी ये ढक्कन हटा के देखता है तो इसका भाई आरिफ मोहम्मद जिंदा होता है। जब वह पिस्तौल दिखाता है अपने भाई को कि विरोध ना करे तो वो हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट करने लगता है। लिहाजा आरिफ मोहम्मद जो है वो थोड़ी दम लगाता है तो उसके हाथ खुल जाते हैं, वो टेप से सही से बंधे नहीं थे। जब हाथ खुल जाते हैं तो वह अपने मुंह का टेप हटाता है और फिर पैर खोलता है। उसके बाद अपने भाई आसिक से कहता है कि ऐसी तुमने कौन सी चीज़ खिलाई थी जिससे कि सब घर बेहोश हो गया और तुमने ताबूत में पैक कर दिया। आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज़ खिलाई थी? तभी उसका भाई आसिक कहता है कि अगर ज़रा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मेरे कने पिस्तौल है, मैं तुम्हें मार दूंगा। आप जानते हो मैं कितना खतरनाक इंसान हूँ, आपको फौरन मौत के घाट उतार दूंगा। तभी उसका भाई रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्या खिला दिया था जो सब लोग इस तरह से मौत की नींद सो गए हैं। होता यह है कि बातों बातों में ही आरिफ मोहम्मद जो है एकदम से अपने भाई आसिक को पटक देता है और फिर उसका पिस्तौल छीन लेता है। उसके बाद कहता है कि अगर तुमने ज़रा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोलियों से भून डालूंगा। आप जानते हो कि पिस्तौल अब मेरे हाथ में है। तभी आसिक मोहम्मद कहता है अपने भाई आरिफ मोहम्मद से कि अगर तुमने होशियारी दिखाई तो मैं तुम्हें कहीं मुंह दिखाने का नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारी न्यूड वीडियो जो है मेरे मोबाइल में है। दरअसल आरिफ मोहम्मद की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम है सुल्ताना। सुल्ताना घर पे आरिफ के पास आई हुई थी और वो आरिफ से मिल रही थी, न्यूड अवस्था में थी, आपत्तिजनक हालत में थी। तभी आसिक ने अपने भाई आरिफ की वीडियो बना ली थी। वो वीडियो आरिफ की आसिक के पास थी, जिसे लेकर आसिक धमकी देता है और अपने भाई से कहता है कि अगर तुमने होशियारी ज़रा भी दिखाई तो वो वीडियो मैं अलग अलग ग्रुप में डाल के वायरल कर दूंगा और तुम्हें कहीं मुंह दिखाने का नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा कि डूब के मर जाओ या फिर जलालत की जिंदगी जीते रहो ताउम्र। फिलहाल उसका भाई डर जाता है और फिर वो अपना पिस्तौल मांगता है तो पिस्तौल आरिफ वापस दे देता है। होता यह है कि आसिक अपने भाई आरिफ से कहता है कि अब तुम बच ही गए हो तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ
और इस बारे में किसी को मत बताना। अगर किसी को बताया तो फिर ध्यान रखना कि मैं किस तरह तुम्हारे साथ पेश आऊँगा और मैं कैसा इंसान हूँ ये भी तुम खूब जानते हो। तभी आरिफ मोहम्मद जाने लगता है, तो आशिक अपने बड़े भाई आरिफ को 20,000 रुपए भी देता है और कहता है तुम चले जाओ लेकिन किसी से मत कहना। आरिफ चला जाता है कोलकाता और कोलकाता में रहने लगता है। इधर आशिक जो है वो गड्ढा खोदता है अपने कारखाने में ही लकड़ी के, 6 फुट गहरा और जनाब 13 फुट लंबा। जब जब गड्ढा खोदता है तो ये गड्ढा 1 मार्च की सुबह 4 बजे तक खुद पाता है और जब खुद जाता है तभी ये चारों को उसमें दफना देता है। मरने वालों की लिस्ट में शामिल हैं पिता जावेद जिनकी उम्र है 50 साल, माँ हिरा जिनकी उम्र है 45 साल, दादी आलिकजान बीबी जिनकी उम्र है 75 साल, बहन आरिफा खातून। लिहाजा ये 4 लोग जो हैं मरने वालों की लिस्ट में शामिल हैं। इन्हें सबको वो 1 मार्च की सुबह 4 बजे दफना देता है 6 फुट गहरे गड्ढे में जो कि 13 फुट लंबा होता है। उसके बाद ये घर पर ही बैठा रहता है। अब इसे रोटी पानी की दिक्कत हो जाती। ज़ाहिर सी बात है जब अपनी माँ को बहन को मार दोगे तो रोटी पानी की तो दिक्कत होगी ही। लिहाजा होता यह है कि अब ये होटल वाले से कहता है कि तुम मुझे खाना दे जाया करो 2 टाइम, दोपहर और शाम। पैसों की टेंशन मत लेना, जो भी पैसे होंगे मैं आपके दे दूंगा। लिहाजा ये पड़ा रहता है और 1 हफ्ते के बाद ये फ़ोन करता है अपने भाई आरिफ मोहम्मद के पास। कोलकाता में होता है आरिफ मोहम्मद। तो कहता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया तो ध्यान रखना मैं बहुत बुरा इंसान हूँ और कोई भी तुमसे पूछे तो तुम यही कहना कि माँ बाप और बहन और दादी अमेरिका गए हुए हैं। लिहाजा ये कह देता है और आरिफ मोहम्मद वही कहा करता था जो ये कहलवाता था। इसके बताए तरीके पे आरिफ मोहम्मद हर पूछने वाले से यही कहता था माँ बाप, बहन और दादी अमेरिका चले गए हैं। लिहाजा इधर ये पड़ा हुआ था घर में। 1 हफ्ता हो जाता है और इस 1 हफ्ते के अंदर एक पड़ोसी जो है जिसका नाम है नौशाद मोहम्मद, नौशाद मोहम्मद घर पे आता है और दरवाज़ा खटखटाता है। तो दरवाज़ा आशिक मोहम्मद नहीं खोलता है, लेकिन जब वह ज़्यादा दरवाज़ा खटखटाता है तो आशिक मोहम्मद कहता है क्या बात है, क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम कौन हो? तभी वो कहता है कि मैं नौशाद हूँ और मुझे तुम्हारी माँ और पिता से बात करना है, कुछ ज़रूरी काम है। तो आशिक मोहम्मद कहता है तुम्हें पता नहीं है कि मेरे माँ बाप, मेरी बहन और मेरी दादी अमेरिका जा चुके हैं और कुछ दिन पहले उन्होंने पड़ोसियों को अपना पासपोर्ट भी दिखाया था कि वो अमेरिका जाने वाले हैं। वो अभी यहाँ नहीं है, आप यहाँ से जाइए, जब मैं 2-3 महीने में अमेरिका जाऊँगा तो आपकी बात करा दूँगा, आप जितनी चाहो बात कर लेना, दोबारा मुझे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा होता ये है कि नौशाद चले आते हैं। नौशाद ये सोचते हैं कि इस व्यक्ति का तो हर किसी के साथ इसी तरीके का व्यवहार है, आखिर क्या बुरा माना जाए, नौशाद चले आते हैं। अब जनाब होता ये है कि इसी सब के बीच में धीरे-धीरे 17 दिन बीत जाते हैं। 17 दिन बाद उधर कलकत्ता में आरिफ मोहम्मद के पास पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं और आरिफ मोहम्मद बड़े ही परेशान होते हैं। जब आरिफ मोहम्मद परेशान होते हैं तो दोस्तों फिर वह कलकत्ता से अपने मामा के पास फ़ोन करते हैं जिनका नाम है शीश मोहम्मद, जो कि झारखंड में बरहरबा में रहा करते थे। झारखंड में एक जगह है बरहरबा, वहीं रहा करते थे उसके मामा शीश मोहम्मद। तो आरिफ मोहम्मद अपने मामा शीश मोहम्मद से पूछता है क्या मामा मैं तुम्हारे घर पे आ सकता हूँ कुछ दिन के लिए? मामी या बहनें एतराज़ तो नहीं करेंगी? मामा कहते हैं हंसते हुए ये भी कोई पूछने वाली बात है, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो कुछ दिन के लिए नहीं, तुम कुछ महीनों के लिए यहाँ पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आरिफ मोहम्मद कहता है मामी और बहनें कोई एतराज़ तो नहीं करेंगी? तभी वो कहते हैं कि बेटा यहाँ किसी को कोई एतराज़ नहीं है, तुम्हारी मामी या तुम्हारी बहनें क्यों तुमसे एतराज़ करेंगी? तुम बेखटक चले आओ। तभी आरिफ मोहम्मद कोलकाता से चला जाता है अपने मामा शीश मोहम्मद के पास झारखंड के बरहरबा में उनके घर पर। लिहाजा 2-4 दिन बीत जाते हैं। अब आरिफ मोहम्मद उदास उदास सा रहा करता था। तभी उसके मामा पूछते हैं आरिफ क्या बात है, आपकी माँ का फ़ोन लगता नहीं है, आपके पिता का फ़ोन नहीं लगता है, ना तो बात हो पाती है, आखिर ऐसी कौन सी बात है कि जनाब फ़ोन भी नहीं लग रहा और उनका कुछ पता भी नहीं है? तभी आरिफ मोहम्मद कहता है कि मामा मैं घर गया तो घर बंद था, मुझे नहीं है पता कि आखिर क्या बात है और क्या नहीं है, मुझे कुछ जानकारी ही नहीं है। लिहाजा होता यह है कि ऐसे ही धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं।
अब जनाब होता यह है कि एक दिन आसिक मोहम्मद अपने मामा शीश मोहम्मद के पास फ़ोन करता है और कहता है कि मामा, जब घर बन रहा था तो आपने 2,80,000 रुपए दिए थे, आकर अपने पैसे ले जाओ। तभी तभी मामा शीश मोहम्मद सोचने लगते हैं कि चलो ठीक है, भांजा पैसे लौटाल रहा है, पैसे भी मिलेंगे और मैं चला जाऊंगा एक दो दिन में, अपने बहन बहनोई से भी मिल आऊंगा, हाल चाल भी ले आऊंगा और पैसे भी ले आऊंगा। लिहाजा होता यह है कि वह 3-4 दिन बाद जब जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो आसिक मोहम्मद कहता है, कौन है? अंदर से आवाज़ लगाता है। तभी वो कहते हैं कि मैं हूँ तुम्हारा मामा शीश मोहम्मद। तभी वो कहता है कि मैंने 3-4 दिन पहले तुम्हें फ़ोन किया था कि आकर पैसे ले जाओ और तुम अब 3-4 दिन के बाद आ रहे हो। चलो यहाँ से जाओ, अब पैसे नहीं हैं, अगली बार जब फ़ोन कॉल करूँ जब आना। तो वो कहते हैं, कैसी बात कर रहे हो आसिक, मैं तुम्हारा मामा हूँ। तो वो कहता है, मैं नहीं जानता हूँ, आप यहाँ से जाइए। तो मामा शीश मोहम्मद सोचने लगते हैं कि आखिर ये कैसा इंसान है कि इसका व्यवहार हर एक व्यक्ति के प्रति ऐसा ही होता है। फिलहाल वह बुरा नहीं मानते हैं क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनका भांजा हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा मामा हूँ, दरवाज़ा खोलो। तो वो कहता है, मुझे दोबारा डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जानते हो मैं कितना खतरनाक इंसान हूँ, मेरे कने पिस्तौल है, चले जाओ। तभी मामा चले जाते हैं और बरहरबा में जब अपने घर पहुँचते हैं तो वो आरिफ मोहम्मद से कहते हैं कि आखिर क्या बात है, इस तरह का व्यवहार उसने किया है और जनाब कौन सी ऐसी बात हो गई है जिससे कि ना माँ घर पे थी, ना पिताजी घर पे थे आपके, ना बहन ना दादी। आखिर आप क्या छुपा रहे हो? आपके माँ बाप, दादी और बहन कहाँ चले गए हैं? कुछ तो बताओ। तो आरिफ मोहम्मद से जब ज़्यादा पूछताछ होती है तो वह टूट जाता है और सारी हकीकत अपने मामा शीश मोहम्मद को और अपनी मामी को और अपने ममेरे बहन भाइयों को बता देता है। लिहाजा वो कहता है कि 28 फरवरी 2021 को उसने सभी लोगों को मार दिया है और मेरे सामने मारा है, ये आरिफ मोहम्मद बताता है। उसके बाद आरिफ मोहम्मद के जो मामा हैं शीश मोहम्मद, वो कालाचक थाने में जाते हैं और कालाचक थाने में 19 जून साल 2021 की रात तकरीबन 8 बजे एसएचओ को पूरी बात बताते हैं और आरिफ मोहम्मद को भी साथ ले जाते हैं। पूरी बात जब वह एसएचओ को बताते हैं तो एसएचओ एक टीम गठित करते हैं। उसके बाद आते हैं और आने के बाद पूरे घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसमें अकेला आसिक होता है और फिर पुलिस वाले आवाज़ लगाते हैं, कुंडी खटखटाते हैं। तभी आसिक अंदर से कहता है, कौन? तो वो कहते हैं, हम हैं पुलिस वाले, आप दरवाज़ा खोलिए। तो वो कहता है, मैं दरवाज़ा नहीं खोलने वाला हूँ। तो पुलिस कहती है, जब दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो हम मजबूरन दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाएंगे। लिहाजा वह दरवाज़ा नहीं खोलता है और पुलिस दरवाज़ा तोड़ते हुए घर के अंदर इंटरक्शन कर जाती है। उसके बाद आसिक से पूछती है कि आपकी माँ, पिता, बहन और आपकी दादी कहाँ गईं? तो वो कहता है कि मुझे नहीं है पता किधर चली गईं, फ़िलहाल वह अमेरिका गई हुई हैं मेरी जानकारी में और उन्होंने पड़ोसियों से भी अमेरिका ही जाने का कहा था। लेकिन पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही थी क्योंकि पुलिस को हकीकत पहले ही पता लग चुकी थी। लेकिन आसिक जो है हर तरह से पुलिस को घुमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस भी ये समझ रही थी कि जो भी सवाल पुलिस की तरफ से हो रहे हैं और जो भी सवालों के जवाब आसिक दे रहा है, आसिक जो भी सच्चाई बता रहा है, इस सच्चाई के पीछे असल सच्चाई छुपी हुई है। पुलिस को जब शक गहराता है और पुलिस अपना पुलिस अंदाज दिखाती है और फिर आसिक से पुलिस तेवरी में पूछताछ करती है, तो आसिक टूट जाता है और फिर वह बताता है कि 28 फरवरी साल 2021 को मैंने अपने माँ-बाप, बहन और दादी को कत्ल कर दिया है। लिहाजा मेरा भाई बच गया और जनाब उसे मैंने यहाँ से भगा दिया था। फिलहाल पुलिस पूछती है कि कहाँ पे लाशें गाड़ी हैं? तो वो कहता है कि मैंने अपने ही कारखाने में गाड़ी हैं एक जगह पे। निशानदेही बताता है जहाँ पे मज़दूर और पुलिस वाले खुदाई करते हैं। 6 फुट तक वो खोदते चले जाते हैं लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता है। फिर वह और खुदाई करते हैं, मेहनत पे मेहनत किए जा रहे थे लेकिन कहीं कुछ नहीं मिल रहा था। तभी पुलिस आसिक से कहती है कि अगर अब की बार तुमने सही निशानदेही नहीं बताई तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, धमकाती है पुलिस। फिर उसके बाद आसिक बताता है सही सही निशानदेही, जहाँ खुदाई होती है वहाँ पे खोदा जाता है तो 6 फुट गहरे में 4 ढांचे निकल आते हैं। जिन 4 ढांचों की फोरेंसिक लैब में जांच होती है और जनाब जांच रिपोर्टें ये बताती हैं कि इसी के परिवार की ये लाशें हैं।
लिहाजा होता ये है कि पुलिस इसे गिरफ्तार करती है और फिर जेल भेजती है। उसके बाद 26 अगस्त साल 2021 को अदालत में एक मोटी-सी चार्जशीट लगा देती है। अब अदालत में ट्रायल चलने लगता है। दोस्तों लगभग 4 साल तक लगातार ट्रायल चलता रहता है और तारीखें पड़ती रहती हैं आशिक की। उसके बाद साल 2025 में मालदा सेशन कोर्ट में जज बैठे हुए थे जिनका नाम है सू जसू। दोस्तों सुनवाई होती है और 16 मई 2025 को दोषी करार दिया जाता है। तमाम सबूत और गवाहों के आधार पे आशिक को मालदा जिला सेशन कोर्ट जो है वो दोषी करार देती है। उसके अगले ही दिन 17 मई 2025 को मालदा कोर्ट के जो जज होते हैं जिनका नाम है सूजसू, वो इसे सजाए मौत फांसी की सजा सुना देते हैं और कहते हैं कि इस दरिंदे को जब तक फांसी के फंदे पे लटका के रखो जब तक कि इसके प्राण ना निकल जाएं। जब पुलिस ने पूछा था आशिक से कि ऐसा तुमने क्यों किया, तो उसने बताया था पुलिस को कि दरअसल घर में मुझे कोई भी चीज़ चाहिए हो तो मुझे उसके लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ती थी और जनाब घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। हर कोई मुझे पागल समझा करता था। दादा वो पुलिस को बताता है कि जिस चीज़ की भी मैं ख्वाहिश करता था मेरी कोई नहीं सुनता था और सब लोग मुझे पागल समझा करते थे, मुझे कोई इज्जत भी नहीं दिया करते थे। इसी बात से लेकर मेरे दिल में गुस्सा भरा हुआ था। आपको बताते चलें कि जो आशिक है इसने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी और हाई स्कूल तक पढ़ाई करने के बाद इसने एक कोर्स कर रखा था। कोर्स करने के बाद ये पढ़ा रहता था कारखाने में ही और कुछ ना कुछ रिसर्च करता रहता था। रिसर्च करता था और जनाब नासा की एक कंपनी है जिसका नाम है एरोनेसिक्ट। एरोनेसिक्ट में इसे एक प्रोजेक्ट मिला था जिसके बाद इसने अपने पिता जावेद से कहा था कि मुझे नासा की एरोसेक्ट कंपनी में एक प्रोजेक्ट मिला है और मैं जब उस प्रोजेक्ट पे काम करूंगा तो दुनिया मुझे जान जाएगी, दुनिया में मेरी इज्जत होगी और पहचान होगी। मैं टीवी पे चलूंगा और मेरे अखबारों में फोटो छपेंगे। लिहाजा मैं उस प्रोजेक्ट को भी डिले कर लूंगा, लेकिन इसके लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। तभी वो अपने पिता से 23 लाख रुपए मांगता है, जो 23 लाख उसके पिता देने से साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन वह अपनी जिद पे अड़ जाता है और कहता है कि ये 23 लाख रुपए हर हाल में चाहिए ही होंगे। तभी उसके पिता जो हैं ज़मीन बेच देते हैं और फिर 23 लाख रुपए का इंतज़ाम करते हैं। उसके बाद इसे 23 लाख रुपए दे देते हैं और 10 लाख रुपए भविष्य में बचा के वह अपनी बेटी की शादी के लिए भी रख लेते हैं आरफा खातून की। फिलहाल होता यह है कि ये नासा तो नहीं जा पाता है, लेकिन दोस्तों लगातार ये अपने काम में रिसर्च में लगा रहता था और जनाब इसे कुछ एजेट्स चाहिए थे जैसे मोबाइल, लैपटॉप और कुछ वगैरह वगैरह सामान। तो ये अपने पिता से डिमांड करता है मोबाइल, लैपटॉप और वगैरह वगैरह कुछ सामान की। तो इसके पिता वो भी दिलाने से मना करते हैं। तभी ये गुस्से में एक दिन घर से चला जाता है और फिर आ जाता है। तभी इसकी माँ जो है पिता से कहती हैं कि होगा दिला दो, ये जो एजेट्स बता रहा है मोबाइल, लैपटॉप और कुछ वगैरह वगैरह वो दिला दो। ये रोज़-रोज़ घर से जाएगा और आएगा, ऐसे में किसी दिन कुछ बुरी खबर भी मिल सकती है। इसके पिता जो हैं इसकी माँ की बात को मान लेते हैं और फिर अपने बेटे को वो लैपटॉप और मोबाइल और जो भी एजेट्स बता रहा था वगैरह वगैरह वो दिलवा देते हैं। ये उसमें सब में लगा रहता था। लिहाजा आपको बता दें कि इसे नींद की भी कमी थी। एक दिन ये खुद ही अपने पिता से कहता है कि मुझे नींद नहीं आती है, तो इसके पिता खुद ले जाते हैं अपने बेटे को एक मेडिकल पे और कहते हैं मेडिकल वाले से कि इसे नींद की गोली दे दो और अगर ये नींद की गोलियां मांगा करे तो दे दिया करो। फिलहाल होता यह है कि ये मेडिकल पे से गोलियां ले आया करता था और उन्हें खाकर सो जाया करता था। लेकिन 28 फरवरी से कुछ दिन पहले ही ये कुछ ज़्यादा ही नींद की गोलियां ले आया था और जनाब इसने 28 फरवरी को जूस की बोतल में मिला दी थी। जो जूस इसने सबको 28 फरवरी को दोपहर तकरीबन 1:30 बजे के आसपास पिला दिया था। जब बेहोशी की हालत में गए तो इसने सभी को पहले से ही ताबूत जो 5 बना के तैयार करे थे उसमें दफना दिया था। लेकिन आरिफ मोहम्मद की खुदा की तरफ से मौत नहीं आई थी तो वो बच गया था। लिहाजा इस तरह से इसने वारदात को अंजाम दिया था। आखिर ये कितना बड़ा दरिंदा बेटा होगा अपने बाप के हक में कि जनाब बाप ने इसके कहने पे ज़मीन तक बेच के इसे दे दी। उसके बाद भी इसने अपनी माँ
और अपने पिता को मौत के घाट उतारा। जो माँ इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इसके पिता से अपील करती थी, इसने उस माँ को मौत के घाट उतारा। एक मेरा पिता है, ऐसा पिता है कि जनाब कुछ बता नहीं सकता हूँ, उसे मेरी जान से ज़्यादा प्यारी ज़मीन है। मैं अगर मर भी रहा हूँ तड़प-तड़प के, तो वो दरिंदा मुझ पे 1 बिगहा बेच के लगाने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यही सोचता हूँ कि इसे सज़ा मालिक देगा। दोस्तों, इस दरिंदे ने ऐसी हरकत की उस पिता के साथ जिसने इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की। मेरी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये किस किस्म का लड़का था और कैसा दरिंदा था। फिलहाल कहानी ने आपके रोंगटे तो खड़े कर ही दिए होंगे, बल्कि आपकी इंसानियत भी काँप उठी होगी। और जनाब, हर इंसान इस कहानी को सुनकर चौंक जाता है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिलहाल आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कहानी सुन के हमारा क्या फ़ायदा हुआ, तो आपको आपके फ़ायदे के बारे में अब बताता चलूँ कि सच्ची घटनाओं की कहानियाँ जो गुलज़ार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेके आता हूँ, वो इसलिए लेकर आता हूँ कि आप लोग गुलज़ार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनो और फिर क्राइम से 2 कदम दूर रहो। पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी-अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे-अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे-अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। यही गुलज़ार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को सच्ची घटनाओं, कहानियाँ सुनाने का मकसद है और यही गुलज़ार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को हिदायत है। प्यारे दोस्तों, अगले ब्लॉग में बहुत जल्द ही मिलूँगा इंशाअल्लाह। जब तलक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुशामदीद।